बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद रिज़ल्ट्स भी आ गए काफ़ी, और अब इंटरव्यूज़ शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इंटरव्यू से रिलेटेड कोई गाइड कर दिया जाए, 10-15 मिनट की ऐसी बात की जाए जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। इसमें आज के हम इस छोटे से लेक्चर में हम 3 इसके सेक्शंस बना रहे हैं। 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारी इस टाइम की करंट स्टडी, जो कि प्री इंटरव्यू स्टडी कहलाती है। इस पे बात करेंगे कि किन किन एरियाज़ को आपको टच करना है और कितना टाइम किस एरिया को देना है। नंबर 2, बहुत अहम चीज़ है हमारी ड्रेसिंग, उसको हमें पहले से रेडी करना होता है। और नंबर 3, हमारा इंटरव्यू डे हमने कैसे उसको स्पेंड करना है और कैसे परफॉर्मेंस देनी है। सो नंबर 1, इस टाइम की आपकी जो प्री इंटरव्यू स्टडी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी का है। आप 24 में से 12 घंटे हर सूरत में अपने सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी को देंगे, और इसकी आपको बेहतर जानते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को कि आपके उसमें क्या क्या एरियाज़ में उसके फर्दर लूप होल्स हैं, आपके कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और पहले तो एक ओवरऑल स्टडी आप करते हैं ना, एक टाइमलाइन ऑफ योर सब्जेक्ट, उसको लेके आते हैं कि किन किन लोगों ने माजी में काम किया इस एरिया में, कौन कौन सी थीरीज़ आती रहीं, कैसे कैसे चीज़ें आपस में कनेक्ट होती रहीं, और कौन कौन से एजेस हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उनमें होने वाले काम कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो आप पूरे के पूरे अपने सब्जेक्ट्स में से एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया लाजमी प्रिपेयर करते हैं जिस पे आप समझें कि आपका वो एरिया सबसे ज़्यादा तैयार है, और उसमें से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप झट से उसमें से आप आंसर दे सकें। क्योंकि इंटरव्यूज़ में अक्सर औक़ात जो हमारे पास जो मॉडर्न इंटरव्यूज़ की थीरी है वो ये कहती है कि द इंटरव्यूअर्स वांट टू नो व्हाट यू नो। वो सिर्फ वो जानना चाहते हैं जो आपको आता है, वो उस चीज़ को टच नहीं करते जिस पे आप सॉरी कह देते हैं, तो उसका वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सवाल ना आता हो उस पर सॉरी कह दिया जाए, लेकिन जो एरिया आपसे जैसे इंटरव्यू के स्टार्ट में पूछ लिया जाए, हाँ जी जेंटलमैन कौन सा आप एरिया प्रिपेयर करके आए हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर में से आपने ड्रामा प्रिपेयर किया है, नावल प्रिपेयर किया है, आपने प्रोज प्रिपेयर किया है, आपने जो भी प्रिपेयर किया है उससे रिलेटेड आपसे चॉइस पूछी जाती है, और आप बता के जब उसके बाद फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं और पता लगाया जाता है कि आपने जो खुद माना है कि ये एरिया मैंने प्रिपेयर किया है उसमें आप कितने कैपेबल हैं। इसलिए एक ओवरऑल स्टडी सब्जेक्ट रिलेटेड करते रहें, लेकिन साथ ख़ास तौर पे एक ख़ास एरिया को ज़रूर टच करें जो आप बता सकें। अगर ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा एरिया आप तैयार करके आए हैं, तो उसमें आप अच्छे से एक प्रिपेयर्ड एरिया आपका होना चाहिए। बीटा में हमारे पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हैं, इन दोनों को मिक्स करके हम बात करते हैं। ग्लोबल एंड पे, नेशनल एंड पे चीज़ें कैसे कैसे पॉलिटिक्स में हो रही हैं, कैसे कैसे ग्लोबल ज्योग्राफी से रिलेटेड हल्के फुल्के सवाल। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वर्ल्ड एटलस को एक दफ़ा लाजमी देख लें कि आपकी ज्योग्राफी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ और उनके कॉन्टिनेंट्स, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से, फिर उनके अंदर जो उनके कैपिटल्स हैं उनके हवाले से थोड़ा एक जनरल व्यू लेके आप जो जनरल नॉलेज और इसके साथ जो पॉलिटिक्स में करंट अफेयर्स हैं, और अभी जो अमेरिकन इलेक्शंस हो गए, फिर इसी के अलावा जो वर्ल्ड एरियाज़ में डिफरेंट बड़े बड़े जो टॉप 10 पॉइंट्स आप निकालें, गूगल करें, और जो टॉप 10 हॉट इश्यूज़ इस टाइम पॉलिटिक्स के चल रहे हैं उनको एक दफ़ा स्टडी कर लें। ये आपका ये एरिया भी प्रिपेयर हो जाएगा। और नंबर 3 हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़, और नंबर 4 है इस्लामियात। ये दो एरियाज़ हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अगर ना भी पूछा जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इनिशिएट करते हुए इंटरव्यू को ये लाजमी पूछे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप पैनल के सामने जाते हैं तो जो चेयरमैन साहब हैं वो तो लाजमी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट के हों, वो तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो 2 बैठे होंगे वही आपके सब्जेक्ट के होंगे। साइकोलॉजिस्ट जो बैठे होंगे, वो साइकेट्रिस्ट जो होंगे वो भी आपके सब्जेक्ट के नहीं होंगे। तो वो जो जिन्होंने इनिशिएट करना है बात को वो आपके सब्जेक्ट के नहीं हैं, इसलिए वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिया स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के आगाज़ करते हैं। ये मैं बात आगे एलेबोरेट करूँगा, ये बहुत डीप बातें हैं, थोड़ा सा आगे चीज़ें आपको समझ आना शुरू होंगी। लेकिन अभी आपको इस वाली स्लाइड में से आपको ये करना है कि प्री इंटरव्यू स्टडी को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। 12 घंटे अपने सब्जेक्ट को देने हैं, 1 घंटा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को देना है, 1 घंटा इस्लामियत को देना है, और 1 घंटा पाकिस्तान स्टडीज़ को देना है। पाकिस्तान स्टडीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन ये आप डे टू डे बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लान बना के स्केड्यूल सेट करके। क्योंकि ये जिनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं ना वो बहुत लकी हैं,
क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स से भी कम लोग पास हो रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। इतने टफ पेपर्स बनाए गए थे इस दफ़ा कि ज़रा मुश्किल हो गया था बच्चों के लिए इनको पास करना। और ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, डिबेट शुरू हो रही है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ा रही हैं, हमारे कॉलेजेस क्या पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पास ही नहीं हो रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान ही पास नहीं हो रहा और नंबर ऑफ़ सीट से भी कम लोग पास हो रहे हैं। जिस तरह डिग्रीज़ हमें मिलती हैं, हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जिस तरह डिग्रीज़ बांट रहा है, तो वो एक अलग इशू है, अलग पॉलिटिकल और एक सोशल सी डिबेट है, एजुकेशनल डिबेट है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग जो पास कर रहे हैं वो लकी हो रहे हैं। लकी इस लकी एंड को, इसको कंक्लूड भी लकी वे से करें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी उसी अप टू द मार्क लेवल तक ले जाएं। अब हम इसके नेक्स्ट डे पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो हमेशा हमें समझ नहीं आती कि कैसी ड्रेसिंग की जाए, हम कंफ्यूज रहते हैं। इसमें एक बात अभी इस दिमाग में बिठा लें कि अगर मैं बात करता हूँ, बहुत गैदरिंग होती है, हज़ारों लोग भी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट के हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग्स को भी हैंडल करना पड़ता है। तो मैं चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन किया ना, वो ये है कि आप जितने भी बड़े मॉब से गुफ्तगू कर रहे हों, जितने भी बड़े क्राउड से बात कर रहे हों, अगर आपकी ड्रेसिंग ओके है तो आपका 60 to 70% कॉन्फिडेंस आप में बिला वजह का ही आ जाता है। क्योंकि बंदा जब उसकी ड्रेसिंग वीक होती है तो बंदा माइंड में यही सोचता रहता है, पता नहीं यार मैं कैसा अच्छा दिख रहा हूँ या बुरा दिख रहा हूँ, और इतने लोग मुझे देख रहे हैं। और इस वजह से सबसे पहला पॉइंट यही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कि आपकी ड्रेसिंग बेस्ट होनी चाहिए। ड्रेसिंग के लिए वो मैं आपको एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग बताता हूँ, उसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला, ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग है जिसमें यही कलर ब्लू, डार्क ब्लू, और इसमें वाइट टाई, वाइट शर्ट या लाइट ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट या लाइट ब्लू शर्ट, ये दो यूज़ करेंगे। और कोई ब्राइट कलर टाई में यूज़ नहीं करेंगे, मैचिंग करने की कोशिश करेंगे हर एंगल से। ये आप नोट कर लें, एक दो पिक्स आगे भी मैंने ऐड की हुई हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। हेयर कट जो है वो रिसेंटली हो और फेस क्लीन हो, अगर आपकी क्लीन शेव्ड हो प्रॉपर, और अगर बियर्ड है तो प्रॉपरली नीटली ट्रिम्ड हो। और इसके अलावा हर चीज़ के जैसे छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, जैसे कफ जो है आपका वो कोट से थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर हो। अब ये भी एक रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल ड्रेसिंग की। आपकी जो वॉच है वो भी एक ऐसे लेवल की हो, शूज़ भी बड़े पॉलिश तो हुई हो, लेकिन इसके अलावा उनकी एक अपनी एक नोयत हो। अभी अगली पिक में मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये छोटी छोटी बातें मिक्स होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो तब जाके बंदा एक वेल ड्रेस पर्सन बनता है। और इंटरव्यू के लिए तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग हर सूरत में करनी पड़ती है। ये वो हमारे पास पॉस्चर है, ये वो हमारे पास ड्रेसिंग का लेवल है जो हमें अचीव करना है। शूज़ भी आप देख रहे हैं और ड्रेसिंग भी आप देख रहे हैं, कलर भी आप नोट कर लें। ये बेस्ट सबसे प्रोफेशनल ड्रेसिंग यही बनती है इन माय व्यू, बाकी ग्लोबल व्यू भी यही है। ओके, वॉच पे थोड़ा सा देखें कि वॉच में मेरे नज़दीक ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये ज़्यादा अपीलिंग है। इसके अंदर जो वाइट है उसकी बजाय अगर आप ब्लू कलर की, जिस किस्म का आपने कोट या जिस किस्म का टू पीस आपने लिया है, उसी कलर का आपका डायल का इनर साइड होनी चाहिए। जैसे ये मैचिंग किसी तरीके से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उतना ज़्यादा बंदा सोबर लगता है। वो पुराने दौर होते थे जब मल्टी कलर चीज़ें ला के हम फैशन को हम लेके चलते थे। जैसे पुराने दौर की आप पंजाबी फिल्में देख लें, तो जो हीरोइन है उसने मल्टी कलर किस्म का ड्रेस पहना होता था, हर चीज़ का अपना ही डिफरेंट रंग होता था। लेकिन अब जो है वो दौर बिल्कुल एक मैचिंग का दौर चल रहा है। और गर्ल्स को तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि सारा दिन वो हर एंगल से मैचिंग मैचिंग उनके माइंड में एक चीज़ रहती है ड्रेसिंग के हवाले से ख़ास तौर पे। तो इसी तरह इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी और हमारे ड्रेसिंग में भी जो मैचिंग का कॉन्सेप्ट आया है, वो जितना आपका स्ट्रेंथन होगा उतना आपकी ड्रेसिंग खूबसूरत लगेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हैं। इंटरव्यू नहीं है ये, लेकिन जो मैं पहले कह रहा था आपको कि कॉन्फिडेंस हमारा जो 60 to 70% बढ़ जाता है, खुद ही आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो सिर्फ ड्रेसिंग की वजह से आता है। बाकी चीज़ें आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये देखें, एक आइडियल किस्म के ये कफ भी बाहर हैं कोट से थोड़े थोड़े, और नॉट जो है वो मैच कर रही है, और रिस्ट वॉच जो है वो राउंडेड है, वाइट भी हो सकती है। वो वाइट इस वजह से कि वो शर्ट के साथ मैच कर रही है। अगर इंटीरियर डायल ब्लू होगा तो वो आपकी ब्लू ड्रेसिंग के साथ, जो डार्क ब्लू है, आपके कोट के साथ मैच करने लग जाएगी। नॉट आप इस कलर की भी यूज़ कर सकते हैं वाइट लाइनिंग के साथ, क्योंकि वो देखें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, हर चीज़ का मैच पीछे मौजूद है। वाइट लाइनिंग पीछे टाई के पीछे जो है आपकी शर्ट के साथ मैच कर रही है, और ब्लू जो है वो मेन कलर जो है टाई का वो आपके कोट के साथ मैच कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ड्रेसिंग ये बात समझ आ गई हमें। शूज़ भी हमें समझ लगे कि आजकल के अच्छे किस्म के सोबर, वो ज़्यादा वो ओवर स्टाइलिश नहीं, बल्कि वो जो बिल्कुल
डिसेंट से होते हैं और उसके ऊपर ख़ास डिज़ाइन नहीं बना होता, और वो जो लेसेस बड़े बारीक लेसेस वाले हों तो वो सबसे ज़्यादा मेच्योर हैं। ये ब्रिटिश क्लासिकल जो एंड है ड्रेसिंग का, उसकी बात करें कि ग्लोबली जो बहुत ज़्यादा जिसका ट्रेंड रहा है, उसमें जो आज भी, हालांकि वो लेसेस वाले जो बारीक बारीक लेसेस वाले जो शूज़ हैं वो तकरीबन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अगर प्रोफेशनल ग्राउंड पे देखी जाए तो वो ज़्यादा मेच्योर है। सो ये बात हमारी होगी। 2 पॉइंट्स पे हमने अभी तक बात की है। नंबर 1 कि हमारी प्री इंटरव्यू स्टडी कैसी जा रही है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें टच करनी है, किन किन चीज़ों को देखना है, और नंबर 2 हमारी ड्रेसिंग। ये दोनों पे बात हो गई है। गर्ल्स के लिए हवाले से वो यही है कि अगर वो उन्हें बेहतर पता है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं इस वजह से कुछ कह नहीं पा रहा, तो मैन के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया हुआ। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास इंटरव्यू डे का जो सबसे क्रूशल डे है हमारे लिए, जिसने हमारे कैरियर को हमारे सामने प्रोजेक्ट करना है, उस दिन की तैयारी के लिए हमने जो ये दोनों पहले स्टेप्स लिए हैं, अब उस दिन हमें कैसे परफॉर्म करना है। रेडी होके हल्का फुल्का नाश्ता करके और बिल्कुल रिलैक्स अच्छी नींद करके आप पहुंचते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप जाके बैठे हैं बाहर वेटिंग एरिया जहाँ पे होता है। अब आपकी बारी आ गई। पहले तो आप बड़े इंक्विजिटिव हैं, पूछ रहे हैं कि यार क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा। कई लोग ये करते हैं कि 2 दिन पहले चले जाते हैं लाहौर, और वहाँ पे रहते हैं होटल्स में, और वहाँ पे किसी रिश्तेदार के घर रह लिया, और वो पहुँच गए वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के बाहर, और जो भी इंटरव्यू दे के बाहर आता है उससे सवाल पूछते रहते हैं। अब गर्ल्स तो ये काम नहीं कर सकती, वो जा ही नहीं सकती, तो उनके लिए भी और बाकी बॉयज़ के लिए भी जो बाकी पंजाब से पहुँचते हैं लाहौर, उनके लिए गाइडलाइन ये है कि हमारे पेजेस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, और वेबसाइट भी है, उनके थ्रू आप जाके डेली के डेली जो क्वेश्चंस अपडेट होते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं वो लिख दिए जाते हैं कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से भी हासिल कर लें। थोड़ा सा आपको इसके लिए शार्प होना पड़ेगा। कई ज़्यादा शार्प होके वहीं पहुँच जाते हैं कई लोग, ये अपना वेबसाइट्स और ये जो हमारे पेजेस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके साथ इन टच रह के उस सब्जेक्ट से अपने से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो पता लगा लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ये हमारे लिए बेहतर है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो पैनल बैठा है उसकी रीच क्या है, वो किस किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके बाद चलें, वो तो हो गया, वो अब आप पहुंच गए इंटरव्यू डे पे, इंटरव्यू रूम में पहुंच गए, इंटरव्यू रूम से बाहर जो वेटिंग रूम है वहाँ पहुंच गए, बैठ गए, आपकी बारी आ गई जी, आपको बुला लिया गया, अटेंडेंट ने आपको कॉल कर लिया। अब वहाँ से असल काम शुरू होता है। जो सारा कुछ आपने इकट्ठा किया, इतना अभी से कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही थी, उनका अब उनसे फ्रूट हासिल करने का टाइम आ गया। इसलिए ये यहाँ से बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस होने लगी। आप एंट्री डोर तक जाते हैं और नॉक नूक करके खड़े नहीं रहना वहाँ पे, आपने हल्का सा 2 दफ़ा टिक टिक करनी है और एंटर हो जाना है, क्योंकि आपको बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है, और ये 2 दफ़ा टिक टिक का ये पर्पज़ है कि आप अंदर बैठे हुए पैनल को अटेंटिव कर देते हैं कि कोई एंट्री होने लगी है, इसलिए वो जिस तरह कैजुअल वे में बैठे बातें करे होते हैं वो रेडी हो जाएं, और उसके बाद 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद आप अंदर एंटर हो जाते हैं। अब आप जैसे ही अंदर एंटर होते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि सामने क्या हो रहा है, आपकी चेयर कौन सी है, ये कोई सिक्स सेंस भी आपको बता देगी, कॉमनली एक पैनल बैठा होगा। आप अपनी चेयर के पास जाके बड़े अदब के साथ जाते हैं और डिसेंटली वॉक करते हुए पहुंचते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं डालनी, और वहाँ जाके चेयर के बिल्कुल साथ खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर्स। अब इसके बाद अगली बारी उनकी, और जो चेयरमैन साहब हैं या कोई भी पैनल में से मेंबर कहेगा कि जेंटलमैन टेक योर सीट, बी सीटेड, आप बैठ जाएंगे। और बैठेंगे कैसे, अब अपनी, आपके पास थीसिस वगैरह बॉसों के पास होता है, कोई और क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो वो आप अपने टेबल पे रखेंगे। और उसके बाद बैठने का एक वे है कि आप जितना ऐसे करके बैठेंगे उतना आप ऐसे होते जाएंगे। तो इसलिए जितना आप, ये जो एरिया हमारे पास वर्टिकल, जो हमारे पास हमारा जो बैकबोन है उसका जो लोअर एरिया है, इससे आप जितना चेयर के बिल्कुल बैक साइड पे लगाएंगे उतना आपका ये जो अपर्चर है वो क्या हो जाएगा, इरेक्टेड हो जाएगा, और बिल्कुल आप ऐसे, आप इस तरह हो जाएंगे। और उसके बाद उसी पिक्चर पे वापस चले जाएं कि जो मैंने पहले दिखाई थी, इस एंड से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने बैठने को, कि जो लेग्स के ऊपर लेग्स रखने का वो चौधरियों वाला अंदाज़ नहीं अपनाना कि जी वो ले आओ जी हुक्का मेरा, मैं हुक्का पीने लगा हूँ, तो वो बिल्कुल एक डिसेंट वे से, क्योंकि लेग्स तो अंदर टेबल में चली जाएंगी, लेकिन एक बैठने का जो अपर, जो आपका अपर्चर है वो बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक बात नोट कर लें कि आपने टेबल पे झुक कर के ऐसे बाजू नहीं रखने, बिल्कुल ऐसे
पीछे टेक लगा के बैठना है और बड़े कॉन्फिडेंटली, ऐसे जैसे ये तो पिक्चर हम वैसे देख रहे हैं ना कि सर इन्होंने नीचे किया हुआ है, आपने ऐसे सर नीचे करके नहीं बैठना। आपने बड़े कॉन्फिडेंटली हल्की सी स्माइल के साथ पैनल को देखना है और उसमें से अब यहाँ से क्वेश्चनिंग शुरू होगी। अब यहाँ से इंटरव्यू के हमारे पास हैं दो टाइप्स, एक है क्लासिकल इंटरव्यू, एक है जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, उस पे दोनों पे एंगल से हम क्रिएट करके बात करेंगे। कि क्लासिकल इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसमें आपने जो गर्दान पहले रटी होती है, दिमाग में बिठाई होती है, जो आप लिख के शायद रटा भी लगा के जाते हैं, वो आप सुनाना शुरू करते हैं, जो 1.5 से 2 मिनट की होती है। एक ये हो गया कि वो भी आपकी फ़ाइल देख रहे हैं, पैनल भी आपकी फ़ाइल उस टाइम उनके सामने सबके पास पड़ी है, वो भी देख रहे हैं, आपके क्रेडेंशियल से आपका रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, तो उस टाइम में उनको वो देखने का मौका मिल जाता है और आप अपनी गर्दान सुना रहे होते। लेकिन इसके अगेंस्ट जो मॉडर्न इंटरव्यूज़ हैं उसमें ये सवाल नहीं पूछा जाता, बल्कि आपको वैसे तो ग्लोबली तो रिलैक्स करने के लिए सवाल पूछा जाता है कि जैसे चेयरमैन साहब बैठे हों, वो पूछें कि जी जेंटलमैन फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग, आप उस एरिया से बताना शुरू करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि जी आपके एरिया की कोई ख़ास बात है तो वो तो बताएं कि जिस वजह से आपका एरिया फेमस हो, और वहीं से आपको बेसिकली रिलैक्स करने के लिए होता है वो सब कुछ, कि आपके एरिया से आपके आज के मौसम पे बात कर ली हल्का फुल्का। तो मॉडर्न एंड ये है कि ये कहा जाता है कि पहले अगले बंदे को 2-4 बातें करके उसके साथ थोड़ा अटैचमेंट क्रिएट करें, उसको रिलैक्स करें और ऐसे लगे कि उसको दोस्ताना सा माहौल आ गया, और उसके बाद उससे सवाल पूछें। ये है एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो मॉडर्न एंड पे चल रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ ये वाली बात भी हमें नेगेटिव लगती है, क्योंकि हमने जो एक रटा रटाई सी बात गर्दान जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाली रटी होती है, उसको हम चाहते हैं कि हम सुना दें किसी तरीके से। सवाल कोई पूछा जा रहा होगा और हमारे दिमाग में ये होगा कि यार ये किसी तरीके से मैं ये वाली जो मैं रट के आया हूँ ना चीज़, ये सुना दूँ। मैंने ना 2019 कह रहा हूँ 2009 में लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया, तो अभी ताज़ा एमए किया था, तो इस वजह से ना मेरे माइंड में यही कुछ था कि यार मैं किसी तरीके से इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुना दूँ। लेकिन चेयरमैन साहब ने मुल्तान से रिलेटेड सवाल पूछने शुरू कर दिए, बाद में जिक्रिया साहब का तस्करा शुरू कर दी। तो अब मैं अपनी उसी कैफियत में भागम भाग में कि किसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और वो चीज़ ख़राब हो गई, और वो जो इम्पैक्ट स्टार्ट में है ना वो मैं उसको स्पॉइल कर बैठा। अब वो एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, अभी चाइल्डिश और इमेच्योर से थे। लेकिन जब मेरा 2011 में लेक्चरशिप का इंटरव्यू हुआ तो तभी पोजीशंस में आ गया। फिर उसके बाद 2013 का जो पीएमएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरी एलोकेशन मिस हुई, लेकिन इंटरव्यू में मैं दूसरे नंबर पे था। 148 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए पीएमएस के, और वो ऐसा इंटरव्यू था जो मुझे आज भी याद है। बिल्कुल उसी के पैटर्न पे मैं फिर गाइड करता हूँ, और वो फिर बहुत सारे बच्चे फिर थोड़ा इस चीज़ को अडॉप्ट करके पॉजिटिव हो जाते हैं, और वो उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। देखें, जो हमारा जो फॉर्मेट है वो डिवाइड हो गया यहाँ से। आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हों कि क्या ये सवाल पूछ लिया जाए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला, तो मैं रेडी हूँ, और मैंने वो जो अच्छी सी जो 1-1.25 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं, टू द पॉइंट जो गर्दान मैंने सुनानी है वो सुना दूँ। और अगर ये सवाल ना पूछा जाए तो फिर भी मैं ये ना सोचूं कि यार वो मुझसे सुना ही नहीं है जो मैं रटल लगा के आया हूँ। आप अपने तौर पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी तरफ इन्वॉल्व रहेंगे, कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं वही उसी का आंसर दे रहा हूँ, और उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। या इसी सवाल से आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी किधर चलने लगी है, इधर या इधर, तो उस हवाले से आप अपने आप को ट्यून कर लेंगे। अच्छा, जब चेयरमैन साहब आपसे इसी किस्म के जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियत की तरफ आ जाते हैं, करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं, और 4 से 5 मिनट उन्होंने आपका सारा मैयर करना है कि आपको कितना अपनी सोसाइटी का कितना पता है, आपको बेसिक नॉलेज क्या है इस्लाम का और इसके अलावा पाकिस्तान का। फिर इसके बाद वो आपको हैंड ओवर करते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले करते हैं, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। और उनमें जो मैंने पहले बात की कि वो जनरली जो पहले वाला मेथड चल रहा था, अभी भी वो प्रिवलेंट है, कि आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपने कौन सा एरिया प्रिपेयर किया। आप अपने सब्जेक्ट का, जैसे लिटरेचर के हम या लिंग्विस्टिक्स के हम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली गाइड करते हैं। मैं इंग्लिश का बंदा हूँ तो इस वजह से इंग्लिश के हवाले से ज़्यादा बात होती है। तो अब अगर बंदा कह दे मैं लिंग्विस्टिक्स या मेरा फेवरेट एरिया लिटरेचर है, तो यहाँ से डिवाइड आ जाती है। फिर अगर लिटरेचर में आगे बढ़े तो फिर फर्दर ये पूछा जा सकता है कि आपका ड्रामा प्रिपेयर्ड है, आपने क्या प्रिपेयर किया आज के लिए। तो वो जो आपका पहले ये जान लेते हैं कि आप क्या तैयार करके आए बैठे हैं, फिर उसी में से सवाल पूछना शुरू करते हैं। मेरा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीएमएस का इंटरव्यू था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसमें पोजीशन भी बनी ऑल पंजाब, उसमें मैंने जो एक तो बात चली है ना, तो वो बात आ गई लिंग्विस्टिक्स की तरफ।
अब वो सब्जेक्ट रिलेटेड तो कुछ भी नहीं होता, वो सारे के सारे पैनल टोटल खुद बैठा होता है, जो हमारे 8 मेंबर्स हैं उनमें से 4 पर्सनस बैठे होते हैं, एक्स आई जी साहब बैठे हुए थे जो चेयर कर रहे थे उस टाइम। तो लिंग्विस्टिक्स पे बात आ गई। अब मैं लिंग्विस्टिक्स का बंदा हूँ, मेरी पीएचडी उसमें चल रही है, एमफिल उसमें है, पाइनियर रिसर्च है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग में। तो उस पे जब स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे बातें हुई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने उनको अपनी तरफ से समझाई, बल्कि चूँकि वो उस सब्जेक्ट के नहीं थे तो मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, मैं अच्छे से उनको समझा सकूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, और इसी वजह से मार्क्स आए। है वो इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीएमएस का, मैनेजमेंट साइंसेज क्या कहते हैं इसको, जो हमारी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह और अपॉइंट होते हैं सारे, जो हमारे लीड क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपॉइंट होते हैं 17 ग्रेड में। तो था वो इंटरव्यूज़ का, लेकिन मैंने जो, उन्होंने क्या जानने की कोशिश की जो मुझे आता है। अब मुझे क्या आता था लिंग्विस्टिक्स का, जब उधर बात चली है तो उन्होंने पूछा कि ये आप पढ़ा लेक्चरर हैं गवर्नमेंट में, तो आपका एरिया कौन सा है, लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्टिक्स बात चलती चलती जो है ना वो मुझे इतने नंबर दिला गई। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि दे वांट टू नो व्हाट यू नो, दे डोंट वांट टू इवन टच द एरिया जिस पे आप सॉरी कह दें, जिस पे आप कह दें नहीं आता। इस वजह से हम अक्सर कहते हैं कि जो सवाल ना आए उस पर सॉरी कह दें, लेकिन उस पर आप ज़्यादा कोई अपनी तरफ से गोल मोल बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भी बंदे जो इतने बड़े पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, तो उन्हें भी पता होता है ये बंदा किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है या इसके पास आंसर इस चीज़ का मौजूद है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर आप सॉरी भी कॉन्फिडेंस के साथ ही करेंगे, और अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, ये हमारा एरिया हो गया, इस तरह कन्वर्सेशन आपका चलता जाएगा। फिर साइकेट्रिस्ट साहब आ जाएंगे, साइकेट्रिस्ट भी 2-4 सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर आप इससे रिलेटेड, क्लास मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स में आपके वो देख रहे हैं, आपने जी बीएससी किया और उसके बाद एमए इंग्लिश किया है, तो सवाल उठ जाएगा भाई जी आप तो साइंस के बंदे थे, आप इधर किधर आ गए। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को भी रेडी रखना है हमने, कि जो अगर पहले से हम प्रिपेयर्ड ना हों तो उस प्रेशर की वजह से हम उनका आंसर नहीं दे सकते। इतने पैनल के सामने हम पहली दफ़ा, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो भी सही फिर भी एक प्रेशर होता है, उस दिन का प्रेशर होता है, तो हम कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हैं और हमारे माइंड में कुछ नहीं आता, ये क्या बताएं, ये तो बड़ा सवाल। तो पहले से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करके जाएं। 100 मोस्ट जो कॉमनली क्वेश्चंस आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको सर्च कर लें। पीपीएससी की मैंने जैसे पहले कह दिया, हमारे फोरम्स हैं, पीपीएससी फोरम है, उस पर जाके आप जो डेली के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो पूछे जा रहे होते हैं वो डेली उसी दिन के आ जाते हैं, वो देख लें कि क्या क्या पूछा जा रहा है, और उससे रिलेटेड अच्छे से एक माइंड बना लें पहले ही। इसके बाद आपकी एग्ज़िट है, कि एग्ज़िट शुरू में भी हो सकता है, आप पहुंचे हैं 4 सवालों के जवाब नहीं आए, उन्होंने कहा जी मेहरबानी आप जाए, थैंक यू जेंटलमैन, ये भी होता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते जा रहे हैं तो उसी तरह इंटरव्यू प्रोलॉन्ग कर जाएगा। मतलब मेरा जो पहला लेक्चरशिप का इंटरव्यू था वो था सिर्फ कोई 7 से 8 मिनट का, और जो 2011 वाला था वो इसी तरह 20 से 22 मिनट का मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर जब पीएमएस का तो वो 35 मिनट्स तक चला गया, जनरली इतना लेंथी इंटरव्यू होता नहीं, लेकिन चूंकि बात ऐसी होने लगी और वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ने लग गए हम वहाँ पे, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया। इसलिए इंटरव्यू का अगर आप पे डिपेंड करता है कि कितना लेंथी होगा इंटरव्यू, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको अगर चलना है तो प्रॉपर्ली आप इसको बात को आगे प्रॉपर्ली कन्वे करते जाएंगे। अभी तक की बात ये मैंने की है, एक साथ ये भी अटैच कर लें कि जिस फ्लो में इंटरव्यू चल रहा होता है ना, उसी फ्लो में आपने बहना है। आप ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर वो हैं, वो इंटरव्यू को चला रहे हैं, जिधर को वो जा रहे हैं उधर को ही आपने जाना है। आपने वही वाली बात नहीं करनी कि जो आपने रटा हुआ है, जो एरिया जो बातें आपने रटी हुई वही सुनानी है, भले वो पूछी जाए ना जाए। तो इस वजह से जो सवाल का जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो आपने पहले रट के जो और ही एस्पेक्ट में और ही एंगल से बात करना शुरू कर दें। ये एक बड़ा फ्लॉबैक है, ड्रॉबैक है, और ये बड़ा फ्लॉ है हमारे इंटरव्यूज़ में, हमारे सब कॉन्टिनेंट के ख़ास तौर पर। इसमें जो आखिरी बात है वो ये है कि एग्ज़िट आपने कैसे लेना है। आपको जब कह दिया जाए थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू लेडी, उसके बाद आपने उसी तरह अपने क्रेडेंशियल्स हैं वो उठाने हैं, और बिल्कुल वैसे जैसे आके खड़े हुए थे ना जिस जगह पे, वहीं पे आपने खड़े होके आपने कहना है नाइस मीटिंग यू सर्स, अल्लाह हाफिज़, या इसके साथ ही क्लोज़ कहना है। और गुड मॉर्निंग तो दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कहेंगे नाइस मीटिंग यू सर्स, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद आप नाइस मीटिंग यू, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, इस तरह करके हम एक कर्टियस एक सेंटेंस बोल के और अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और चुप करके पीछे मुड़े बगैर, पीछे देखे बगैर कि आगे जा रहे हैं, तो अनलेस के वो बुलाएं
वो फिर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई बुलाता नहीं है। आपने बड़े चुपचाप तरीके से विद कॉन्फिडेंस आपने बाहर आ जाना है, और बिल्कुल पजल नहीं होना, नर्वस नहीं होना, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि आखिरी बात यह है कि जो अल्लाह पाक ने लिखा होना वही है। तो इसलिए जो जितना हमारा फेथ हाई होगा उतना ज़्यादा हमें नर्वसनेस नहीं होगी। ड्रेसिंग भी उसमें मैटर करती है, सारी बातें जो हमने की हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन जो मैंने आखिरी बात है वो फेथ है कि आपका अपनी सलाहियतों पे और अल्लाह ताला पे फेथ जितना हाई है कि अल्लाह पाक ने जो लिखा है मेरी किस्मत में मुझे वो मिलना ही मिलना है, जो रिस्क अल्लाह पाक ने लिख दिया है। और अगर इस तरीके से इस जॉब से मुझे रिस्क मिलना है तो अल्लाह पाक ने वो आपकी किस्मत में लिख देनी है। लेकिन कॉन्फिडेंस इन चीज़ों से बढ़ता है, और आप स्माइलिंग फेस के साथ जाते हैं और किसी भी क्वेश्चन पे नर्वस नहीं होते, और ज़्यादा भी ओवर स्माइलिंग भी नहीं है कि वो बंदा बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक सोबर किस्म का एक फेस हो और बड़ा डिसेंट किस्म की लुक के साथ आपने वहाँ जाना है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। 3 एरियाज़ पे आप उनमें से 2 एरियाज़ पे तो अभी भी काम कर लें, और जो इंटरव्यू डे के लिए जो मैंने बातें की हैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होकर सुन लें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।